हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दर्पण पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं यानी कि जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। साथ ही साथ आपको भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा जो आप खुद से सॉल्व करेंगे और उसका कमेंट हमें करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। यह है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, यदि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो यह क्या दर्शाता है। तो इसमें जरा फोकस करिए, अगर तो +1 दिया है तो +1 अगर आवर्धन है तो आवर्धन जब धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आवर्धन अगर प्लस होता है तब। और ये दर्पण हमारा कैसा है, समतल। तो समतल दर्पण अगर है और इसका आवर्धन +1 है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर ही बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण से जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यानी कि वस्तु के बराबर ही आपको प्रतिबिंब भी मिलेगा। कैसा होगा, आभासी होगा। अब वो कितना दूर होगा, जितनी दूर वस्तु दर्पण के सामने होगी उतना ही दूर प्रतिबिंब भी आपको मिलेगा दर्पण के पीछे। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, मान लीजिए ये समतल दर्पण है और यहाँ से वस्तु रखी गई है 5 मीटर पर, तो इसके पीछे 5 मीटर की दूरी पर ही आपको प्रतिबिंब मिलेगा। अगर इसकी लंबाई ये है तो इतना लंबा आभासी प्रतिबिंब आपको मिल जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार, कौन से प्रतिबिंब का आकार, वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बनता है और दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण कौन सा है और उसकी फोकस दूरी क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, इससे ये पता चलता है कि दर्पण हमारा कैसा है, दर्पण हमारा अवतल है, क्योंकि अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंब आपको मिलेगा। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का है, तो ये तभी होता है जब वस्तु हमारी सी पर होती है, यानी कि वक्रता केंद्र पर होती है, तो यहीं पर उसका उल्टा इमेज आपको मिल जाता है, सी पर ही मिलता है। ये इमेज आपको मिल जाएगा जब वस्तु सी पर रखी गई होती है। तो प्रतिबिंब भी हमको कहाँ मिलता है, सी पर। कैसा मिलता है, वास्तविक मिलता है और वस्तु के बराबर मिलता है। अब यहाँ पे इसने दिया है और दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, मतलब वस्तु भी 18 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखी गई है। इसका मतलब दर्पण के ध्रुव से इस वस्तु की दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि F = क्या होता है, R/2। इसने फोकस दूरी पूछा है, तो F = R/2 का फार्मूला जब यूज करेंगे तो हम लोग जानते हैं R क्या है, P से C तक की दूरी। अब यहाँ पे ये दूरी तो हमको पता चल गई। अगर हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाएं तो हम लोग और डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से F = कितना हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी, -18, क्योंकि जो वस्तु की दूरी है वही प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि इस केस में जहाँ पे वस्तु रखी गई है वहीं पे प्रतिबिंब भी मिल रहा है। तो इसने प्रतिबिंब की दूरी दी तो आपको वस्तु की दूरी समझ लेना है कि वही होगी। तो यहाँ से -18/2, तो F की वैल्यू आएगी कितना, -9 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्या है, ये दर्शाता है कि अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ से आप बताएंगे कि उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। और माइनस क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि अवतल दर्पण है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, गिव द रीजन, यानी कि कारण बताएं। पहला क्या है, हम सौर भट्टी में कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सौर भट्टी में ज़्यादा प्रकाश एक बिंदु पर हमको चाहिए होता है। तो जो अनंत से प्रकाश आता है ये समांतर आता है, तो जब दर्पण से इसका परावर्तन होता है, कौन से दर्पण से, अवतल दर्पण से,
तो एक पॉइंट पे ये फोकस हो जाता है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस तरह से एक पॉइंट पे फोकस हो जाता है, बहुत सारा अमाउंट ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पे मिल जाता है। इसलिए सौर भट्टी में हम लोग कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल। अब दूसरा है इसका, वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं और क्यों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। ये क्यों और कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं ये लगभग सबको पता होगा। आप इसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट करें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है ये? बिंब की स्थिति क्या होगी? बिंब मतलब वस्तु। जब हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल किस रूप में करेंगे? सेविंग दर्पणों के रूप में करें या टार्च एवं सर्च लाइट के रूप में करें? कहने का मतलब इसका ये है कि वस्तु कहाँ पे रखी होनी चाहिए जब हम सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं या टार्च एवं सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सेविंग दर्पण मतलब जिस दर्पण से आप देखे होंगे जब आप जाते हैं अपने बाल को कटवाने या सेविंग करवाने कोई जाता है तो वहाँ पे सामने एक मिरर लगा होता है जिसमें आपका फेस दिखाई पड़ता है और उसी को देखकर नाई आपके बाल को काटता है या सेव करता है। ये यानी कि आपको दर्पण के सामने किस स्थान पर होना चाहिए जिससे आपको अपने सेविंग कराने में कोई प्रॉब्लम ना आए और नाई आपके बाल को अच्छे से काटे। तो देखिए, सेविंग करते समय क्या चीज़ ज़रूरी होना चाहिए कि प्रतिबिंब बड़ा मिले। कैसा मिले? बड़ा मिले। और कैसा मिले? सीधा मिले। और सीधा तभी होगा जब आभासी होगा। ये इतनी केस होनी चाहिए। और दर्पण कैसा है? अवतल। तो अवतल दर्पण के सामने हम लोगों ने 6वीं केस पढ़ी थी। ये आपका पॉइंट F था जब वस्तु यहाँ पर रखी गई होती है। कहाँ पर? F और P के बीच में। तो एक किरण ऐसे जाती है, ये ऐसे निकल जाती है। दूसरी यहाँ से ये आपका वर्टिकली इमेज मिल जाता है यहाँ पे जो मैग्नीफाइड होता है इस तरह से। तो यहाँ से ये जो वस्तु है ये मतलब कौन है? आप हैं, ऐसा मानिए। दर्पण तो यही है। अगर अवतल दर्पण है और आप सेविंग के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे होना पड़ेगा? उस दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच ये होना चाहिए, तभी आपका बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा जिससे सेविंग करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधा भी होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आभासी तो रहेगा ही वो। तो इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। और यहाँ पे क्या है कि टार्च एवं सर्च लाइट के रूप में, तो आप इसको अपने माइंड से सोचकर टार्च एवं सर्च लाइट के रूप में किस तरह से अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च तो आपको पता ही होगा, ये बेसिक चीज़ है, सबके घरों में होगा। टार्च को जब जलाते हैं तो लाइट बहुत दूर तक जाती है और स्प्रेड होके जाती है, या यूँ कह लें कि पैरेलल जाती है, एक समांतर पुंज के रूप में जाती है। तो आप इससे क्लियर करें कि टार्च एवं सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मतलब टार्च एवं सर्च लाइट में बल्ब कहाँ पे होना चाहिए, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर लगभग आपको हमने बता ही दिया है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या है? अवतल एवं उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो ये शायद आप जान रहे हैं मुख्य फोकस क्या होता है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से प्रतिच्छेद करती हुई जाती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप इस तरह से मुख्य फोकस अवतल एवं उत्तल दर्पण दोनों के लिए बता सकते हैं। 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे इसने साइन कन्वेंशन का यूज किया ही नहीं है, वक्रता त्रिज्या इसने दे रखी है, लेकिन ये +20 है। क्या है? +20 है। अगर प्लस नहीं भी लगा है तो आपको समझना है
तो आपको बताना है फोकस दूरी क्या होगी। तो F इज इक्वल टू क्या होता है R/2, मतलब यहाँ से आप रखेंगे 20 बाई कितना 2, तो आपको मिलेगा कितना 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये +2 है तो फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है, उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण होगा। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें एक साथ अगर माइंड करेंगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर कितनी है 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी, यानी कि +10 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। और यहाँ से आप बता सकते हैं कि वो गोलीय दर्पण कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इसने बना सके बोला है, इसने ये नहीं बोला है कि वो कौन सा दर्पण है जो केवल सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, इसने बना सकने की बात की है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण भी हो सकता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों हो सकते हैं। आपको पता है अवतल दर्पण की एक केस में सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब मिलता है, उत्तल दर्पण तो बनाता ही है लेकिन ये आवर्धित नहीं होता है, ये आवर्धित नहीं होता है, ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, अवतल दर्पण। क्या रहेगा, अवतल दर्पण, जो क्या करता है कि वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। तो अवतल दर्पण आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन सीधा और यहाँ पे आवर्धित नहीं होता, अगर सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना सके, अगर ऐसा होता तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों हो जाता। तो इस चीज़ को आप नोटिस करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपके किसी भी आंसर में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको पूरे मार्क्स मिलें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं 2 या 3 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से इनका एक नोट्स बना लीजिएगा और इसको आप हमेशा के लिए तैयार करके रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वह कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। तो अभी हमने बताया यहाँ पे उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण होता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये उत्तल दर्पण ही है। तो यानी कि दोनों चीज़ों को देखने के बाद एक ही चीज़ पता चल रही है यहाँ पे, दर्पण की जो टाइप है, यानी कि गोलीय दर्पण कैसा होना चाहिए, वो उत्तल वाला होना चाहिए। कौन सा दर्पण होना चाहिए, उत्तल दर्पण होना चाहिए। तो आई होप ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गई होंगी। 8वां क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। 9वां क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अवतल दर्पण की किस स्थिति में वस्तु को रखने पर वस्तु का आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अभी डिस्कस किया जा चुका है। F और P के बीच में अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु होती है तब उसका हमको सीधा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, यानी कि F और P के बीच में ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, यानी कि F और P के बीच में ऑब्जेक्ट हो। तो ये 6वां केस है, इमेज फॉर्मेशन में जो 6वां केस आपने पढ़ा है वही है। इस पे लगभग मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाली केस को बनाकर। F और P के बीच वाली जो केस है इसको बनाकर ज़रूर, चाहे डायग्राम आपको मिल जाएगा या इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, या हो सकता है डायग्राम दिया हो कुछ उससे इस तरह से पूछे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, 6वीं केस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें देखिए क्या दिया है कि गोलीय दर्पण का प्रकार एवं प्रतिबिंब के 2 गुण बताइए यदि इसका आवर्धन +5 हो। अब इस पे क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान दीजिए कि गोलीय दर्पण का प्रकार आपको बताना है एवं प्रतिबिंब के 2 गुण बताइए यदि इसका आवर्धन +5 हो। अगर ये +5 नहीं दिया होता, केवल आवर्धन पॉजिटिव दिया होता, तो आप बहुत आसानी से बता सकते थे कि जिसका आवर्धन पॉजिटिव में होगा वो उत्तल दर्पण होगा, जिसका आवर्धन नेगेटिव में होगा वो अधिकतम आपको क्या मिलेगा, अवतल दर्पण मिलेगा। लेकिन अवतल दर्पण की भी एक केस में आपको आवर्धन पॉजिटिव मिलता है और वो है 6वीं केस, यानी कि जब वस्तु हमारी
F और P के बीच होती है, F और P के बीच होती है, तब इस केस में आपको मैग्नीफिकेशन, जो अवतल दर्पण का मैग्नीफिकेशन होता है, अवतल दर्पण का यम, ये आपको पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि प्रतिबिंब किधर बन जाता है, प्रतिबिंब इस तरफ बन जाता है और वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु छोटी होती है, प्रतिबिंब बड़ा होता है। तो यहाँ से जो गुना आता है, वो गुना का मतलब आवर्धन, यानी कि m जो आता है, मैग्नीफिकेशन जो आता है, वो 1 से ज़्यादा होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पे जब वस्तु F और P के बीच में होती है तो अवतल दर्पण का मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है और 1 से अधिक होता है, अधिक होता है। मतलब सीधा सीधा ये देखिए, तो यहाँ से m इज़ ग्रेटर देन +1 अगर है, m इज़ ग्रेटर देन +1 है, तो हमारा दर्पण कैसा है, अवतल, अवतल दर्पण होगा। अब यहाँ पे प्रतिबिंब के 2 गुण बताइए बोला है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको यहीं पे थोड़ा सा और हम क्लियर करा देते हैं कि यदि m की वैल्यू ये ग्रेटर देन या लेस देन, अभी बता देते हैं, लेस देन +1 है, तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण जब आप बनाते हैं तो कुछ इस तरह से आपको प्रतिबिंब मिलता है, यानी कि यहाँ से ये लाइट रेज जो जाती हैं और यहाँ पे आपको इसका छोटा सा इमेज मिलता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो जब इसका आप मैग्नीफिकेशन निकालते हैं इस फार्मूले का यूज करके, m = -v/u का, या प्रतिबिंब की और वस्तु की जब लंबाई दी गई होगी तो m = I/O का यूज करेंगे और चिन्ह परिपाटी के साथ में जब करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस केस में u का जो भी मान रहे, सपोज यहाँ पे u का मान हमने ले लिया 2 और v का मान इधर ले लिया 1, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, m = देखिए इस फार्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ से साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे माइनस और ये +1 रखा जाएगा और u की वैल्यू -2 रखी जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या मिली, 0.5। देखिए यहाँ पे m का मान क्या है, 1 से +1 से कम है, तो ये कैसा दर्पण है, किस दर्पण से हमने बनाया है, उत्तल दर्पण से बनाया है। इसीलिए जब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू +1 से कम आती है, प्लस में ही आए, तो हमारा दर्पण कैसा होगा, उत्तल। लेकिन m की वैल्यू जब +1 से ज़्यादा आती है तो कैसा दर्पण होगा, अवतल। अगर यही प्रतिबिंब बड़ा बना होता, सपोज यहाँ पे ये वस्तु थी, ये दूरी यहाँ पे 2 और यहाँ पे इसको हम कंसीडर कर लें 2, और कुछ इस तरह से यहाँ पे साइज वगैरह आपको दे दी जाए, इसकी साइज जैसे 1 है और इसकी साइज 3 है, इस तरह से आपको मिल जाए, तो यहाँ से m जब निकालेंगे I/O से, तो m = I की वैल्यू कितनी है, +3 है, और O की वैल्यू कितनी है, 1 या 2 जो भी रख लें आप, 2 रख लें, तो m = यहाँ से आपको मिलेगा 1.5 प्लस में मिलेगा। देखिए साइन कन्वेंशन हमने यूज किया है +3 + 2 I/O में, तो यहाँ से 1.5 आपको मिला। तो देखिए यहाँ पे दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन तुरंत देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।